संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। नेपाली सेना भी अब पाकिस्तानी सेना के रास्ते पे चल रही है। तो वो कौन सी 3 बातें हैं जो ओली ने कही भारत के खिलाफ, और अब उनकी ही पार्टी के लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। साथ ही साथ उत्तर कोरिया और चीन में दुश्मनी की वजह क्या है, आखिर उत्तर कोरिया, चीन और जापान के बीच इस भूतिया नाव का क्या रहस्य है, 700 भूतिया नाव का क्या कनेक्शन है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पिछले 5 साल में जापान और चीन के तटों पर खाली बोट जिसमें या तो आदमी नहीं है, अगर आदमी है तो उनमें जान नहीं है, इस तरह के बोट पाए गए। लोगों ने उसे भूतिया नाव का नाम देना शुरू कर दिया। लेकिन आखिर ये नाव कहाँ से आए? जब इनकी खोज होने लगी तो चीन की एक बहुत बड़ी कहानी निकलकर सामने आई। चीन के धोखे की कहानी जो उसने उत्तर कोरिया को दी। दरअसल उत्तर कोरिया में खाद्यान्न की कमी है, इसलिए वहां मजबूर होकर बहुत सारे नागरिक समुद्री जीवों पर निर्भर रहते हैं, जिसकी वजह से वह अपने नावों से मछली पकड़ने के लिए या अन्य समुद्री जीवों के लिए समुद्र में उतरते हैं। अब चीन ने क्या चालाकी करी जिसके खामियाजा उत्तर कोरिया के लोगों को भुगतना पड़ा है, और यही वजह है कि उत्तर कोरिया आजकल चीन के साथ बिखरा पड़ा है। आपको बता दें, चीन के नाव ने उत्तर कोरिया के नाविकों को धकेलना शुरू कर दिया और वे डर से आगे बढ़ते चले गए। उत्तर कोरिया के जल क्षेत्र में अवैध तौर पर चीनी मछली पकड़ने से लेकर समुद्री जीव जंतु पकड़ने का काम करने लगे। यहाँ तक कि चीनियों का यह अवैध व्यापार 440 मिलियन डॉलर से अधिक का माना गया 2017 और 2018 में, जबकि उत्तर कोरिया का मात्र 300 मिलियन डॉलर। और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार चीन को यह अधिकार नहीं है कि वह उत्तर कोरिया के जल में मछली पकड़े या फिर उत्तर कोरिया के मछली का व्यापार करे। लेकिन फिर भी चीन कहाँ मानने वाला। चीन की जहाजें लगातार उस एरिया में जाती हैं और मछली पकड़ती हैं, और वहां के जो उत्तर कोरिया के वास्तविक निवासी हैं उनको भगा देती है। ऐसे में वे लोग मजबूर होकर आगे निकल जाते हैं। अपनी पुरानी जर्जर नाव के सहारे वे समंदर में बहुत दूर तक नहीं जा पाते हैं, या तो वे समुंदर के शिकार बन जाते हैं या लहरों में खो जाते हैं। कुछ जो किनारे लगते हैं उनमें दम शेष ही नहीं बचता है। ऐसी ही नावें जापान और चीन के तटों पर लगी पड़ी हैं और हर साल लगी रहती हैं। वैसे इन नावों में से संजोग से पिछले 7 सालों में 50 लोगों को बचाया भी गया है, लेकिन अपने देश के कड़े कानून की वजह से ये लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होते। लेकिन चीन की क्रूरता इन लोगों के नाव पर साफ साफ दिखती है। ऐसी पुरानी नाव जो समंदर की लहरों को सह नहीं पाते हैं, वैसी नाव को लेकर ये मजबूर हो जाते हैं इन इलाकों में निकलने के लिए, और वो भी सिर्फ चीन की वजह से, जबकि उनके अपने इलाके में चीन मछली पकड़ता है और समुद्री जीव जंतुओं का व्यापार करता है। अब किम के कानों में जब यह बातें पड़ी हैं, तो किम भी एक्शन लेने को मजबूर हो रहा है। यही वजह है कि किम का झुकाव अब चीन की तरफ नहीं बल्कि चीन के विरोधी देशों की तरफ हो रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के 3 बयान अब उनके ही खिलाफ जा रहे हैं, और ऐसा कोई और नहीं बल्कि उनकी ही पार्टी के लोग कहना शुरू कर रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग बेताब हो रहे हैं उनसे गद्दी छीनने के लिए। आपको बताते हैं वो 3 कौन से बयान हैं जिसकी वजह से खुद उनकी पार्टी के ही लोग विरोध कर रहे हैं। चीन को खुश करने के लिए एक के बाद एक भारत विरोधी बयान देने वाले नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का अब अपने ही देश में विरोध भी तेज हो रहा है। एक तरफ सत्ता छोड़ने के लिए पीएम ओली पर दबाव बढ़ता जा रहा है, तो वहीं भारत को लेकर वह अपनी ही पार्टी में घिर रहे हैं। सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा कि ओली ने हाल में कूटनीति के लिए जो नियम बने हैं उससे उलट जाकर चिढ़ाने वाली भाषा इस्तेमाल करी भारत के लिए, और भारत के विरोधी बयान देकर 3 गलतियां करी हैं।
आपको बता दें, ओली की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के प्रवक्ता और सेंट्रल सेक्रेटरिएट के सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठ ने प्रधानमंत्री ओली के बयानों को कूटनीति के लिए जो नियम बने हैं उसका उल्टा करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ओली ने भारत के खिलाफ चिढ़ाने वाले बयान देकर एक बहुत बड़ी गलती करी है, ऐसे समय में जब सीमा मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ओली द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का उल्लेख करते हुए चिढ़ाने वाले बयान देकर काला पानी और लिपुलेख की विवादित भूमि पर दावा करना एक गलती थी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ओली ने भारत के संबंध में 3 गलतियां करी। पहली गलती भारत के चिन्ह सत्यमेव जयते के बारे में चिढ़ाने वाले तरीके से बोलकर की गई। दूसरी गलती भारत पर अपनी सरकार गिराने की साजिश रचने के दोष मढ़ना था, जो कि निराधार है। और तीसरी गलती उन्होंने यह दावा करके करी कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या नेपाल के वीरगंज के पास है। वैसे आपको बता दें, कम्युनिस्ट पार्टी के ओली शुरू से भारत विरोधी रहे हैं और उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। लेकिन नेपाल की सेना भी अब पाकिस्तान के सेना के रास्ते पर चल पड़ी है। संगत का असर धीरे धीरे नेपाल की सेना पर भी हो रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो आने वाले दिनों में नेपाल में भी वही सब कुछ दिखे जो पाकिस्तान में दिख रहा है। वैसे आपको बता दें, चीन और पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ा रहे नेपाल की सेना भी अब पाकिस्तानी रास्ते को अपनाती हुई दिख रही है। नेपाल की सेना भी पाकिस्तान की सेना की तरह बिजनेस करना चाहती है। दरअसल नेपाली सेना ऐसे बिजनेस में निवेश करना चाहती है जिसमें उसको जमकर कमाई हो। नेपाली सेना के कॉरपोरेट आर्मी बनने का देश के अंदर ही भारी विरोध शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि द नेशनल डिफेंस फोर्स ने एक ड्राफ्ट बिल पेश किया है ताकि नेपाली आर्मी के एक्ट को बदला जा सके। नेपाली सेना ने अपने कल्याणकारी फंड को विभिन्न बिजनेस के अंदर प्रोमोटर के तौर पर निवेश करने के लिए कानूनी सलाह मांगी है। इसके लिए पिछले कई साल से नेपाली सेना अपना पूरा जोर लगाए हुए है और ऐसा भी सुरक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि नेपाली सेना अब राष्ट्रीय सुरक्षा, खुफिया सूचनाएं इकट्ठा करने जैसे कामों को छोड़कर बिजनेस करने में कुछ ज्यादा ही रुचि दिखा रही है, जो कि बहुत ही चिंताजनक संकेत है। जितना ज्यादा सेना गैर मिलिट्री गतिविधियों में शामिल होगी, उतना ही ज्यादा पेशेवर रूप से कमजोर होगी। नेपाली सेना ने इस समय गैस स्टेशन, स्कूल, मेडिकल कॉलेज और पानी का बोतल बेचने का कारोबार उठा लिया है। नेपाली सेना को ही काठमांडू तराई एक्सप्रेसवे का ठेका भी मिला था, जिसकी काफी आलोचना हो रही है। उधर नेपाली सेना का दावा है कि जिन परियोजनाओं में वह शामिल है वे कमर्शियल वेंचर हैं और उसने यह भी कहा है कि यह सब वह वेलफेयर फंड के लिए कर रही है। नेपाली सेना के वेलफेयर फंड को 1975 में बनाया गया था और इसके खातों में अभी करीब 45 अरब रुपए जमा है। आपको बता दें, पाकिस्तान में भी सेना कितनी प्रभावशाली है यह किसी से छिपी नहीं है। कहा जाता है कि वहां सत्ता में कौन नेता या पार्टी आएगी इसका फैसला भी पाकिस्तान की सेना करती है। पाकिस्तानी सेना ने उद्योगों का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा है। अलग अलग कमर्शियल संगठनों द्वारा चलाए जा रहे 50 से ज्यादा कारोबार और हाउसिंग प्रॉपर्टी के मालिक है सेना। वहां की सेना फौजी फाउंडेशन, शाहीन फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के द्वारा अपने बिजनेस का साम्राज्य चलाती है।